अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। काफ़ी टाइम के बाद आए सर, बहुत शुक्रिया। लोग आपको बड़ा याद कर रहे थे और बहुत ईद मुबारक आपको। और आरज़ू, मैं खुद अपने देखने वालों को इतना प्यार मोहब्बत है, बल्कि मुझे मैं कुछ दिन ना करूं आपके साथ शो तो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। मैं उनका बड़ा ममनून हूँ, obliged हूँ, और मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो। और अब कई इस वक्त जो है वो चीजों पे हमने नहीं डिस्कस किया। पहले तो G7 पे बात करेंगे, फिर पीस समिट की बात करेंगे, और उससे पहले सबको ईद मुबारक कहना चाहूंगा। और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गलत वाकया हुआ है, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूंगा, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ देता है। उसमें खास कर ईद के हवाले से बात ये करना चाहूंगा, जो कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं हमेशा एक चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं। आरजू, हम लोग अपने अपने मजहब के की फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल में फंस जाते हैं। मैं ईद के हवाले से और हज के हवाले से दो चार चीजें आज मेंशन करना चाहूंगा। जो खबरें हैं, ये मेरी अपनी इस पे ओपिनियन नहीं है। खबरें, एक तो हज है, जो कि हर मुसलमान के ऊपर कहते हैं जी फर्ज है, ठीक है। लेकिन हज के बारे में लोगों को शायद ये नहीं पता कि हज किन हालतों में फर्ज है। आप आसूदा हो, आप अफोर्ड कर पाते हो, आपके आसपास लोगों को भूख से ना मर रहे हो, आसपास आपके लोग दवाइयों की ना होने की वजह से ना मर रहे हो, फिर आप हज करें। कुर्बानी के बारे में भी दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कुर्बानी के पीछे कॉन्सेप्ट, जिस तरह लफ्ज कुर्बानी है कि कुर्बानी आपको जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपको प्यारी है, वो खुदा के रास्ते में आप उसका दान करें, आप दें उसको। ये इन्होंने चीज बकरे के ऊपर फंसा के रख दी है। अब उस पे बकरा नहीं, आपको इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? आपका बैंक बैलेंस है, जो बैंकों में पैसे, बिल्कुल। वो सबसे प्यारा। अब कुर्बानी है तो कुर्बानी करें लोगों को किताबें लेकर, जो जाहिल है, जो मरीज हैं उनको दवाइयां लेकर, जो बेचारे कपड़े नहीं है, नंगे हैं, उनको कपड़े लेकर। आप उनके सामने अगर बोटियां काट के रख देंगे तो ये कुर्बानी नहीं। सर, दिखावा ज्यादा होता है, एक दूसरे को दिखाते हैं हमने इतना बड़ा बकरा ले लिया, वो ले लिया। मैं इसी हवाले से बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बकरे चोरी हो रहे हैं और कुर्बानी के लिए बेचे जा रहे हैं। फिर एक मुसलमान इस पे ज्यादा फोकस, जब आप डिटेल में जाते हैं, कहते हैं जी बकरे के दांत सारे होने चाहिए। दांत जाली लगा लगा के मैजिक स्टोन्स के साथ, एल्फी के साथ, चीजों के साथ लगा के वो बेच रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया से हज के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि हज का एक कोटा मौजूद है, लेकिन वहां विजिट वीजों पे जाली लोगों को भेजा जा रहा है, स्मगल करके भेजा जा रहा है हज का। इबादत के अंदर भी मिलावट है, तो मैं इस चीज को, ये गलत चीज है। और दूसरा, मैं हमेशा ये समझता हूं कि जब आप किसी भी मजहब की फिलॉसफी को पढ़ते हैं, खुदा दिलों के हाल जानता है, खुदा दिलों के। तो आप, मेरी नजर में अगर मैं ये कहूं, उम्रे पे और हज पे, हालांकि मैं हज पे नहीं खुद जा सका, उम्रा मैंने कई दफा किया है। मैं अपने स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए जाता हूँ, खासकर मैं बच्चों का बाप था तो मैं वहां पे उनको लेके जाता था, समझाने की कोशिश ये करता था ये मजहब की फिलॉसफी क्या है, ये मजहब कहाँ से शुरू। लेकिन उस पर मेरा आज यही सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि खुदारा, आज बकरे की बोटियां देने की बजाय अगर आप किसी का दिल खुश कर सकते हैं, किसी को खाना दे सकते हैं, किसी गरीब को, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों की दावत शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा, गरीब आदमी को किसी को खाना ले दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को दवाइयां, एक बंदा हार्ट का मरीज है उसको दवाइयां ले दें, बकरे की बोटियों से उसको सेहत दें, खुदा नहीं देखता। चले, लेकिन ये आज के दौर में हो रहा है। जो मैं जिस वाक्य की बात करना चाहूंगा इस वक्त पाकिस्तान में, वो वायरल भी है और बहुत दर्दनाक वाक्य भी है। मैं समझता हूँ कि इंसान ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कहूँ, फिर मेरे मुल्क के अंदर हो रहा है कि आपके सिंध के अंदर एक ऊंटनी जो थी वो किसी के खेत में घुसी और उस वडेरे ने उसकी एक टांग पकड़ के काट, इंतहाई सांगड़ में, सर सांगड़ में काट दी, और वो बिलकती फिर रही, बददुआएं दे रही है उस शख्स की जिसने काटी है, और सारे पाकिस्तान को बददुआएं उस ऊँटनी की है। लेकिन चले, मैं एक चीज को अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि गवर्नर सिंध ने उसका नोटिस लिया, 5 लोगों के ऊपर आई है FIR भी। अब मैं उन पुलिस वाले भाईजान को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको करार वाकई सजा दें, बजाय कि उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ दिया जाए। अब दूसरी बात यह है, कराची लेके उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया उस ऊँटनी को, भारत से कोई बंदा उसकी टांग जो है उसने जिम्मा उठा लिया कि इसको टांग जो है वो आर्टिफिशियल टांग लगाई।
उस जो गरीब आदमी जिसकी ऊँटनी थी उसको 2 ऊँटनियाँ भी ऊँट भी दिए गए हैं गवर्नर सिंह की तरफ से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है? एक बेज़बान उसकी टाँग काट दी जाए। इससे भी कोई बदतरीन मिसाल हो सकती है इंसानियत की तज़लील की या किसी की सोच के बारे में। तो मैं इस पे कंडेम करना चाहूँगा। आज कई लोगों ने उस पे बात की है, कई हमारे जो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने की है और मैं उनको इस चीज़ पे दाद दूँगा, एप्रिशिएट करूँगा कि सबने लान-तान की है कि जिस इंसान ने ये इस तरह की हरकत की। लेकिन मैं ईद के हवाले से भी ये कहूँगा, ईदें होती हैं। अ, अगर देखा जाए तो आपको चाहिए कि अपने मुल्क को बचाएँ, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें। आज आपका मुल्क जो है वो ना ज़िंदा है, ना मुर्दा है, बहुत बुरे हालात हैं आपकी कंट्री के। आईएमएफ ने बजट पेश किया है जो आईएमएफ फ्रेंडली है, पाकिस्तानी फ्रेंडली नहीं। उसमें तक जो तनख्वाहदार हैं, जो लोग सैलरी पेशा हैं, उनको रगड़ा गया है बड़े बुरे तरीके से। जो ब्रिटिश एजेंट है, उससे मुराद ये है जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। बड़े-बड़े जो अफसरान हैं, जो उनके उनके पेट्रोल के कोटे, उनके सारे जो बिजली के कोटे वैसे के वैसे मौजूद हैं। बल्कि आफरीन है एक डान के जर्नलिस्ट ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मजलिस में सारे बैठे थे, तो उसने वो जो डान का जर्नलिस्ट था, मैं उसको सैल्यूट पेश करूंगा, जिसने सारे चैलेंज, सारे कंट्री के सिस्टम के ऊपर तमाचा उसने ठोका है। उसने कहा ये कैसा आपने बजट दिया है जिसमें उसने बल्कि एक मिसाल दी है, एक 45,000 रुपीज है किसी की तनख्वाह, उसको नॉन टैक्स फाइलर होने की वजह से उसकी फोन की सिम जो उसकी बंद कर दी गई। लेकिन जो दुबई वालों के जो प्लाजे हैं, वहां दुबई वालों के महल्लात हैं, उनके बारे में शट अप कॉल दी गई। उसके लफ्ज एग्जैक्टली शट अप कॉल दी गई है कि आपने उसको नहीं छेड़ा। आफरीन है उस जर्नलिस्ट पे जिसने इतने बड़े बड़े मिनिस्टरान के सामने खड़े होकर उसने सिस्टम के ऊपर पे तमाचा मारा है। मैं उसको सलूट पेश करना चाहूँ। कोई जवाब नहीं दे सके जो वो बाहर से जो फॉरेन डुअल सिटीजन जो आपके मिनिस्टरान है वो बैठे थे, शर्मिंदगी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। एक तो ये, और उसमें ये बजट की सारी अक्कासी तो उन्होंने कर दी थी। बजट देखे आपको आईएमएफ वालों ने दिया है बजट, और फिर मेरे प्राइम मिनिस्टर स्पीड साहब, उन्होंने साथ ही फरमा दिया है कि ये आखिरी दफा जाएंगे आईएमएफ के पास। क्यों भाई? एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा था जिसने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, वो भी अभी जिंदा है, वो भी चला गया था आईएमएफ के पास। मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस बजट से क्यों नहीं इस चीज का आगाज कर रहे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद नहीं जाएंगे? आज ही कहें हम आईएमएफ के पास नहीं जाते। कई ममालिक हैं जो आईएमएफ के पास नहीं जाते, सूखा खा लेते हैं, सरवाइव करते हैं, अपनी डेफिशिएंसीज, अपनी कमियों को पूरा करते हैं। ईरान आपके साथ है, अफगानिस्तान आपके पास है, चल रहे हैं वो। हाँ, उनके दुबई में और लंदन में प्रोजेक्ट और टोरंटो में नहीं चल रहे, आपके चल रहे हैं, आपके चल रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, आईएमएफ वालों को भी पता है, अंधे थोड़ी। क्या ख्याल है आपकी दुबई की लिस्टें जो अभी सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की 19,000 प्रॉपर्टीज हैं, ये तो सिर्फ पर्सनल है, कमर्शियल प्रॉपर्टियां जो आपने बेनामी प्रॉपर्टियां आपकी, वो तो अभी आई नहीं उसमें। और आपकी जो जो लंदन आधा खरीद लिया आपने, वो अभी उसकी तो लिस्ट निकली कोई नहीं। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? दुनिया अखबारें नहीं पढ़ती, खबरें नहीं सुनती, सुनती है, सारा पता है। आपके किरदार हर इंसान से कोई ढके छुपे नहीं है। इस वक्त जो आपके पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की जंग जारी है, अफेयर्स पार्टी और नून लीग वाले जो ड्रामा एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं पंजाब में हमें हिस्सा दें, कभी वो कहते हैं सिंध में हमें हिस्सा दें। अब मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि अफेयर्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई क्या है। वो भी करप्शन की लड़ाई। करप्शन की लड़ाई इस तरह है, शायद आरजू आपको पता होगा कि अफेयर्स पार्टी ने कहा है नून लीग को हमें पंजाब से हिस्सा दिया जाए। वो हिस्सा क्या है? उन्होंने कहा है कि हमारे जो टिकट होल्डर थे, जो इलेक्शन हार चुके हैं, उनको जाबें दें, उनको बोर्डों के चेयरमैन बनाए, फिर उनको तरक्याती फंड दें ताकि वो खाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लें, 8-8 करोड़ की गाड़ियां, 10-10 करोड़ की गाड़ियां खरीदें। ये मांग रहे हैं पार्टी वाले। उसके रिटर्न में यही नून लीग वालों ने कहा है कि आप अगर पंजाब में चाहते हैं तो हमें सिंध में दवा दें। हमारा जो लौंडा लपाड़ा नाकाम वहां हमारा फिर रहा है, उनको भी पैसे चाहिए, उनको भी करोड़ों रुपए दिए जाए। करोड़ों से बात नजर आई है। एक और मैं बल्कि आपको बताया था, एक रावलपिंडी के चट्टा साहब थे, डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे, डिप्टी कमिश्नर, जो तहसीलदार से तरक्की करके कमिश्नर बने थे, जो सुइसाइडल हो गए थे, जिन्होंने कहा था कि मैं रात को खुदकुशी करने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह जाके
कौम के सामने खुदकुशी करूंगा, तो वो मिल तो नहीं रहे। करोड़ों से याद आया कि एक और चट्टा साहब है जिनका नाम फरासत चट्टा है, वो भी निकल आए हैं। उन्होंने बयान रिकॉर्ड करा दिया है कि मैंने 1 अरब रुपया कैश मूनस अलाई को दिया, और उन्होंने उसके फ्रंट मैन का नाम भी दे दिया है, उसका शनाख्ती का नंबर भी बता दिया। और मैं ये भी गारंटी कर रहा था, तो आरजू उसका होगा कुछ नहीं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जो मौसूफ है वो 1 अरब नहीं, वो तो कई अरब रुपया लेकर गए, स्पेन में कारोबार कर रहे हैं बड़ा लार्ज स्केल, और ना अरेस्ट होगा ना कुछ भी होगा, और वापस आके मिनिस्टर भी बनेंगे। इसी मुर्शद पाक की पार्टी के वो मिनिस्टर भी बने, क्योंकि मुर्शद पाक के पहले साथ देखिए, मुर्शद पाक भी अब देखे ना, कई जो है वो बुजदार ढूंढेंगे, क्योंकि अगला बुजदार तो नहीं, तो उनको तो कई बुजदार चाहिए होंगे, दोबारा पावर में आएंगे तो वो बुजदार को भी तो किसी ने रिप्लेस करना है। बुजदार को बुजदार ही रिप्लेस करेगा। कई नई गोगियां आएंगी, कई नई ड्रामे आएंगे, क्योंकि आपके मुकदरों में सवाए रुसवाई और धोखे और फ्रॉड के अलावा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक आपके असली ग्रास रूट इशू को डिस्कस ही नहीं किया। आपके ग्रास रूट इश्यूज के अंदर करप्शन और जहलियत है, आपका इंग्लिश और मैथ से नफरत है, और नफरत कराने वाले सारे सारे के सारे इनके बच्चे लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, और आपको सुबह शाम कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है। कासम को राह नहीं लाना, तुम जिहाद करो। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हम पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ जाएंगे, वो हर चीज में तो भारत को ले आते हैं। नहीं, हर चीज के अंदर तो उनके बड़े भाई ने कहा था चांद पे हमने जाना था, हमारा प्लान इन्होंने प्लान चोरी कर लिया। उनका कहने से क्या फर्क पड़ता है, कहने से क्या फर्क, कहने से तो कुछ नहीं, कहने को तो वो यहाँ सर कई एंकर जो के हुकूमत के लिए काम करते हैं या उनकी वाह करते हैं, उनका ये भी कहना है कि ये G7 वालों ने बुलाया क्यों नहीं पाकिस्तान को, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम थे। बिल्कुल जाना चाहिए, और जेबें कटानी थी भाई G7 में सदर उनके लोगों की पार्टिसिपेंट की। आप क्या, आप लेके क्या जाते वहां पे, आप किस मुंह से जाना था आपने वहां पे G7 में, मेरा ये क्वेश्चन है भाई। आप किस ब्लॉक से आपका आप चाइना नाराज हो जाता, फिर क्या करते? आपके जो वहां से किकबैक्स आने, आपके कमीशनें आनी है, वो क्या करता फिर अगर आप चले गए? क्योंकि चाइना भी तो G7 में नहीं है, रशिया भी नहीं है उसमें। अमेरिका वाले समझते हैं कि आपको केलों की छिलके दे देनी है, तो आप वैसे साथ हैं, तो आपको G7 में बुलाने की क्या जरूरत? क्यों बुलाएंगे भाई? वो G7 वालों का दिमाग खराब है आपको बुलाने वहां। वहां पर तो लोग जाते हैं, वो तो एक बड़ा क्लब है, कुछ देंगे लेंगे, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, वो जिनकी इकोनॉमीज है। आपके पास किस में जाना था? साइकिल पे जाना था बैठ के आपने, आपके पास जहाजों के पास पेट्रोल तो है नहीं आपके, लंदन और टोरंटो के तो प्रोजेक्ट आपके फंसे पड़े। लेकिन आरजू आपने कहा खैर कहाँ जाना है। मुझे कल किसी ने पूछा, उसने कहा जरा ये बताएं पाकिस्तान किस ब्लॉक में है? मैं कहा पाकिस्तान डॉलर ब्लॉक में, जहां से डॉलर मिलते हैं हम उस ब्लॉक में। आजकल आप अमेरिका के साथ, IMF आपके साथ आजकल क्यों है? कभी सोचा कभी आपके 23 करोड़ लोगों ने? सिर्फ इस वजह से कि भारत के साथ उनके रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे है, इस वजह से IMF आपको डॉलर दे रहा है कि हो सकता है हमें एयर बेस इस्तेमाल करनी पड़े, हो सकता है अफगानिस्तान की वजह से हमें दोबारा एयर बेस चाहिए, हो सकता है ताइवान की वजह से हमें जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए वो आपको ना तो जिंदा भारत को भी तो तंग करते हैं हम, भारत को भी तो हम परेशान करते हैं अमेरिका के ना कहने से, चाइना के कहने से। IMF वाले आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं ना मारना चाहते हैं। आपके जो ब्रिटिश एजेंट हैं, इनको वो इतने पैसे दे देते हैं कि इनके बच्चे लंदन और टोरंटो में आवारा फिरते रहे, बस इतने पैसे आपको दे देते हैं। कर्जों की किस्तें तो आरजू आप जैसे पाकिस्तानी सिटीजन देते हैं, जिनके गुर्दों के ऊपर निशानियां हैं, और लगा दी निशानियां। और एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 25%। नहीं, वो तो खैर नहीं। आरजू इस बजट के अंदर एक जो तूफान आएगा महंगाई का, आप उसका अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सारा का सारा बोझ डाला है इन्होंने तनख्वाह वाले तबके पे, और वो क्या करेंगे? जाहिर है वो भूख से तो नहीं मरेंगे, उन्होंने बच्चे पालने हैं अपने, क्या करेंगे? रिश्वत के रेट बढ़ाएंगे। रिश्वत के रेट बढ़ेंगे तो जो बाहर के लोग हैं रिश्वत देंगे, कहां से ला कर देंगे? सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होगा, डाके मारेंगे। हाँ, अभी भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है, तो बड़ा खुल के हो रहा है सारा। तो उसमें आरजू दर हकीकत जब सोसाइटी में तनख्वाह कोई भी ज्यादती किसी से की जाए एक तबके से, और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके माफियाज हैं, आपका हर इंस्टीट्यूट, जुडिशरी अब एक माफिया बन चुकी है, दूसरे माफियाज हैं आपके, सारे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मेरा क्वेश्चन होगा, अगर आप PIA को मैनेज नहीं कर पा रहे, रेलवे को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान को किस तरह मैनेज करेंगे? आप वो कहते हैं दिस इज लार्जर देन योर पे ग्रेड, दिस इज आप 1947 से टू मेंटेन अ कंट्री इज अबव योर पे ग्रेड। आपको, आपके अंदर ना कौमियत है ना फेथ है,
तो फिर ये इस कंट्री इस तरह तो नहीं चलते ना, इस तरह तो पकौड़े की दुकान नहीं चलती, इस तरह तो कोने में पान का खोखा नहीं चलता, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने कंट्री चलाना है। रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट आती है 6-6 7-7 पार्टियां मिलके आती है, फिर 8-8 पार्टियां लूटती हैं, सियासतदान अलग लूट रहे हैं, जुडिशरी अलग लूट रही है, दूसरे कुछ लूट रहे हैं, कुछ स्वाय डाकुओं चोरी की, और बता दें मुझे कुछ हो रहा है। अब मैं अक्सर लोग कहते हैं जी फलां डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है जी, और यार जुडिशरी देख लो, अपनी तुम असेंबलियां देख लो, रेलवे देख लो, पीआईए देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, या तो मुझे कन्विंस करो ना, नहीं जी तुम बहुत गलत बोलते हो, ये फलां देखो डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, को बताए ना डिपार्टमेंट, कहें जी हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बताए ना, कन्विंस करें ना मुझे, मेरे साथ डिबेट करें कि नहीं यार तुम बहुत गलत बातें करते हो, यार तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो, अक्सर यही मुझे लौड़े लपाड़े कहते हैं कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हो, भारत के गीत गाते हो, मैं गीत नहीं गाता, तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए, वो क्या लफ्ज बात बार बार आता है, कहता शर्म हमको मगर नहीं आती, तो फिर मैं तो कोशिश तो यही करता हूँ कि शायद आपको शर्म आ जाए, लेकिन देखिए कहीं से शर्म मिलती हो तो 10 किलो खरीद लो लेना यार अच्छे रेट में, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सही करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने भारत का नाम लिया तो देखें, आते के साथ ही उनकी गवर्नमेंट को बुला लिया गया G7 में। अभी तो वो पीस समिट जो चल रही थी उसके लिए भी कहा है, लेकिन उधर शायद मोदी जी नहीं जा रहे। नहीं गए नहीं है उन्होंने, बल्कि मिले थे वहां प्रेसिडेंट लुलेंस्की को, वो भी तो पाकिस्तानी है ना, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है आपको शायद नहीं पता, वो पाकिस्तानी है, वो इंतहा के करप्ट लोग हैं, वो जो पैसा जा रहा है सारे का सारा दुबई जा रहा है, मैं तो हफ्ता 10 दिन पहले देख कर आया हूं ना, इस वक्त 70% दुबई इज ओन्ड बाय यूक्रेनियन एंड रशियंस, और उसमें $50 बिलियन का ऐलान किया है इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने, वहां पे 50 बिलियन में से 45 बिलियन तो आ जाएगा दुबई में और चाइना को, दुबई में और अबू धाबी में चला जाएगा, बाकी को लंदन चला जाएगा, इन्हें भी पता है सारा क्या फ्रॉड हो रहा है वहां पे। वो यहाँ पे जिस तरह अफगानिस्तान में अफगानी लूटते थे अमेरिकन को, कहा जाता था गोस्ट सोल्जर्स, और रजिस्टरों में नाम भर के दे देते थे, कहते ये सारे फौजी हैं सामने, इनको तनख्वाहें दे दो, गोस्ट सोल्जर। वहां पे गोस्ट बॉम्ब्स हैं, वो बम वहां मौजूद ही नहीं, बम जो है, लेकिन अमेरिकन से वो पैसे ले रहे हैं, अमेरिकन दे रहे हैं क्योंकि आप किकबैक ले रहे हैं। अमेरिका भी पाकिस्तानी बन चुका है अगर देखा जाए करप्शन में, इस वक्त वो भी तरक्कियों में है, लेकिन ये कि आरजू उस रीजन के अंदर कई रोजाना डेली बेस पे आपकी खबरें तो खैर एक नहीं होती, रोजाना एक ड्रामा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो एक रोजाना एक ड्रामा है, कोई बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। कोई लेकिन सर आपने अभी G7 में भी देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो कभी इधर निकले जा रहे थे, कभी उधर निकले जा रहे थे, उन्हें पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था। ऐसे कैसे वो गवर्नमेंट चला रहे हैं? उनके बेटे को भी सुना है सजा हुई है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है बराक ओबामा चला रहे हैं पिछले 12 साल से, यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो व्हाइट लिबरल हैं दे आर इन लव विद ओबामा, वो पिछले 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, एफबीआई को कंट्रोल वो कर रहे हैं, और अमेरिकन खुश हैं इस चीज पे, उनको इसी तरह की तो एक पपट चाहिए थी जिस तरह का जो बाइडन है, कभी सीढ़ियों से गिर जाए, कभी स्टेज से गिर जाए, ताकि ओबामा अपना एजेंडा जो है इम्पोज कर सके। आपके इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ से 100 मील के फासले पे क्यूबा में रशियन सबमरीन भी आ चुकी है और शिप्स भी आ चुकी है, और यहाँ पे CNN पे कोई खबर नहीं उसकी। इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो बाजवा साहब अक्सर अपने लफ्जों में कहते थे फिफ्थ जनरेशन वॉर, कि दुश्मन 100 मील के फासले पर आ जाए लेकिन खबर ना दे, लोगों को ना बताएं, लोग यहाँ फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बाइडन साहब और दूसरी गवर्नमेंट कहती है विच इन्फ्लेशन, देयर इज नो इन्फ्लेशन, कौन सा, कहते हैं इकोनॉमी इज डूइंग गुड, इकोनॉमी इज फाइन। 100 मील के फासले पे खड़ा है इस वक्त रशिया, यहाँ एटॉमिक उनकी सबमरीन आ चुकी है, एटॉमिक, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा, किसी ने कहते हैं एटॉमिक सबमरीन है लेकिन उसके अंदर एटम बम नहीं है, ये इन्होंने कहा। तो ये दर हकीकत इस तरह यहाँ भी यही हालत है, ये भी फ्री फॉल पे है, और इनको कोई अंदाजा नहीं है कि अमेरिका का फ्यूचर क्या। 200 पुलिस ऑफिसर हर महीने रिजाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में, $11,000 पर कैपिटा, इन कैपिटा से मुराद है न्यूयॉर्क सिटी के हर जो सिटीजन है उसको $11,000 खर्चा आ रहा है एक इलीगल को होटलों में जगह रख के देने। अपने लोग होमलेस है तो इलीगल एलियंस को लाके तो होटलों में, 5 स्टार होटलों में ठहरा रहे हैं, 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, लॉन्ड्री करा रहे हैं, उनकी $1,000 जेब खर्च किया जा रहा है।
तो दर हकीकत जब कौमें जो माजी में अगर मैंने जो देखा है आरज़ू, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कौमें या सिविलाइजेशंस या कंट्रीज इकोनॉमीज तबाह होती हैं तो बाहर से हमले नहीं होते, अंदर से लीडर ऐसे पैदा हो जाते हैं। आपको तो आप इस मामले में खुशकिस्मत है कि आपको तो लीडर मिले ही नहीं 76 साल। लेकिन जहाँ पे अमेरिका जैसे मुल्कों में जहाँ लीडर पैदा होते हैं, लेकिन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट के जब लोग आ जाते हैं तो फिर वो कंट्री में यही करते हैं कि जिस तरह बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्त, उसी तरह आज ओबामा भी ये कह रहे हैं हनूज रशिया दूरस्त। वो 100 मील के फासले पे आ चुके हैं। वो कहते हैं नहीं, वो बहादुर शाह जफर ने उसने कहा था, या रंगीला था मेरे ख्याल में बहादुर शाह जफर ने, उन्होंने कहा था रक्स जारी रखा जाए, रक्स जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त। इन्होंने भी कहा है फादर डे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, हनूज रशिया दूरस्त। और लेकिन सर हमारे यहाँ भी वाकई में लीडर तो खैर कभी रहे ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन नहीं, लास्ट में आपके लीडर है ही नहीं। उसकी वजह ना सियासी पार्टियां हैं ना जमहूरियत है। और लीडर तो फिर जमहूरी पार्टियों से पैदा होते हैं। आपकी कौन सी जमहूरी पार्टियां? तीनों की तीनों आपकी एस्टेब्लिशमेंट के बतन से पैदा हुई, सारी फौजियों ने बनाई। तो फौजी माइंडसेट ने सारे आपके पॉलिटिकल लीडर बनाए हैं, तो किस किस्म के बनाते हैं? जो आपके पास बैठे बता दें, कुछ चैलेंज कर ले मुझे कि नहीं जी ये फौजियों ने नहीं बनाए, बताया ना। भुट्टो सबसे बड़ा अयूब खान को डैडी बुलाता था, वो कहते थे मेरे डैडी है। ये जो मुर्शद जेल में बैठा है, इसने भी कहा था बाजवा साहब कौम के बाप है। इससे बड़ा जमहूरी, कहते थे बाजवा साहब से बड़ा जमहूरी जर्नैल मैंने देखा ही नहीं है। ये मुर्शद के अल्फाज है। चल ज़मीरुल इस्लाम देखे, लेकिन मगर सर इन्होंने जो धरने दिए, फिर इन्होंने खुद एतराफ किया कि किस तरीके से पकड़ पकड़ के एमएनएस को लाया जाता था। वो कर्नल लियाकत को भूल चुके हैं जो असेंबली में बैठते थे। आज ये कहते हैं मार्शल लॉ का समा है। कर्नल लियाकत कौन थे जो असेंबली में बैठ के हाजिरियां लगाते थे? हाजिरियां लगाते थे वो। चले सर ये लोग तो सब इसी तरह से। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि भारत की नई गवर्नमेंट आई है, आपको लगता है भारत के पास लीडर हैं, या मोदी जी को आप समझते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं कि सब उनकी तरफ देखें? आरजू, भारत के अंदर कोई एक लीडर नहीं रहा। भारत तो भरा पड़ा लीडरों के साथ। गांधी जैसा लीडर कोई है मेरे ख्याल में एक भी नहीं है। उसको नेहरू देखे, बहुत बड़ा लीडर था। उसके बाद लाइन लगी पड़ी है उनके पास लीडरों की। वाजपेयी है उनके पास, देसाई है उनके पास, मोदी है, क्या नहीं। देखे ना, सारे के सारे भारत के अंदर मरे हैं। अब आपका रवाज है, वो रहता है पाकिस्तान में, सारे तो लंदन वासी हैं भाई। आपका जो जर्नैल है, जो जज है, जो जर्नलिस्ट है, सारे रिटायर होकर लंदन बैठे हैं, टोरंटो बैठे हैं, दुबई बैठे हैं। बताए ना डिसाई, मरारजी डिसाई किधर फौत हुआ, किधर। आप बताए ना दूसरा वाजपेयी किधर रहा है आज? बताए ना। आज आज मुझे आप छोड़े उस बात को जी। हमारे वो जो कांग्रेसी लीडर है, क्या नाम है उनका, जो जिन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की है, राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपका कोई लीडर है अभी तक जो 3000 किलोमीटर पैदल चले सिर्फ कौम को देखने के लिए कि आओ पाकिस्तान जोड़ो? आपके तो एयर कंडीशन ब्रिटिश लोग हैं आपके भाई। आप तो बहुत लकी लोग हो। ब्रिटिश एजेंट, ब्रिटिशों ने आपको आजाद ही नहीं किया अभी तक। आज तो एक वीडियो टीवी वाले दिखा रहे थे, बल्कि वो मुझे कहीं मिली, मैं आपको भेजूंगी भी, कि वो गाय बैल जो उन्होंने रखे हैं कुर्बानी के, उसके लिए एसी लगा दिए। एक नहीं, 3-3 4-4 एसी लगाए हुए 2 दिन के लिए। क्या करप्शन के पैसे हो तो क्या फर्क पड़ता है? हराम के पैसे से ऐसे वही तो, वरना यही पैसा जैसे आप कह रहे हैं किसी की मेडिकल में काम आ सकता था, एजुकेशन में काम आ सकता था, लेकिन यहाँ पे वो दिखावा कि बस जी कई करोड़ कई लाख जानवर एक साथ काट के रख देंगे, मगर वो पैसा सही जगह नहीं लगाएंगे। ये इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन फॉर पाकिस्तान। आप इसको समझ ही नहीं पाए। आप इसको समझ ही नहीं। बिल्कुल आपको नहीं, बल्कि ऐसे आप इस वक्त अगर देखा जाए, एक तो इनको हम देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इंडस वैली, इंडस रिवर। वहां से इंडिया निकला, पाकिस्तान तो अभी कल बना। यहाँ पे जो मजाहिब थे, हमने किसी को पूरे तरीके से नहीं समझा, किसी को समझ, अफसोस वाली। लेकिन ये कि आरजू दुआ खैर ही हो सकती है, काश कि हम चले मजहब नहीं तो अपनी लैंड के साथ ही वफा कर लेते, अपने कंट्री के साथ ही वफा कर लेते। लेकिन देखिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। जो मैं आखिर में बात ये करना चाहूंगा, हामिद मीर साहब ने अगले दिन अपने इंटरव्यू में कहा है कि दो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं। किसी ने कोई 2 थिंक टैंक हैं, एक तो भारतीय है, उसने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा पीसेस में। एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसने कहा है कि 2033 तक पाकिस्तान डिवाइड। बहुत बड़ा मामला। क्या पाकिस्तानी इसको सेव करने के लिए कुछ कर रहे हैं? ना, जीरो। यही मेरा अलमिया है, यही मेरा दुख है।
बिल्कुल ऐसे ही सर। ये तो कितने दिन पहले आदर्श कावस जी जो बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, उन्होंने भी कहा था कि फेल्ड स्टेट है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब अमीन गंडापुर की मैं बढ़ के सुनता हूँ, वो कहता है मैं इस्लामाबाद घुस के मुर्शिद को ले जाऊंगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो फिर मैं हामिद मीर की बात सुननी पड़ी। कई दफा बगावत का ऐलान किया उसने, कई दफा। जब मुर्शिद अंदर जेल से कहता है अगर मुझे ना छोड़ा गया तो मैं मुजीबुर रहमान बन जाऊं। मुजीबुर रहमान ने क्या किया? पाकिस्तान तोड़ा। तोड़ा तो नहीं, खैर मैं कहूंगा 76 साल के बाद भी आज आप कंफ्यूज हैं कि वो गद्दार था या नहीं। मेरे ख्याल में वो गद्दार नहीं था, आपने उसको मैंडेट उसका नहीं दिया, तो मैं तो एग्री करता हूँ इस बात में। उनके साथ गलत हुआ था। हमेशा ये कहता हूँ, बंगाली बहुत बड़े वेरी सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड नेशन है, आपने उनके साथ धोखा किया। वो धोखा इसलिए किया कि सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बंगाली में बने। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट शुरू बंगाल से हुई। पॉपुलेशन में ईस्ट बंगाली हमसे ज्यादा है। आप 1960 से ही उनको उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। अयूब खान उनके खिलाफ थे। अयूब खान ने कई लोगों को ये टास्क दिया था कि बंगालियों से जान छुड़ाओ, लेकिन आपने ज्यादती की। आपने मैं ये आपको माफी मांगनी चाहिए बांग्लादेश से, जो आपने उनके साथ किया। लेकिन ये जिस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिस तरह के लोग अभी अली अमीन गंडा साहब कर रहे हैं और जो मुर्शिद कर रहे हैं। इस तरह की बात करना भी ज्यादती है कि हम अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान टूट जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर उन्होंने तो ये भी कहा था एटम बम मार दें पाकिस्तान पे अगर मैं नहीं हूँ तो। वो तो उस लेवल तक भी चले गए थे। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया।